जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, कल संसद में एक कलेश हो गया। कलेश क्या हुआ? गोड्डा से गोड्डा से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, निशिकांत दुबे जी, पीछे फोटो में वो खड़े हुए नजर आ रहे थे। निशिकांत दुबे जी अपनी वोकल आवाज के लिए, अपने वोकल नेचर के लिए जाने जाते हैं। खूब जम के आवाज उठाते हैं और कांग्रेस पे तो कुछ ज्यादा ही हमलावर रहते हैं। और होना भी चाहिए। कांग्रेस जिस तरीके की पार्टी है और जिस तरीके के लोगों के द्वारा चलाई जाती है, भले ही भारत के बहुत से लोग उसको ना समझे, और क्योंकि मोदी विरोध और बीजेपी विरोध के चक्कर के अंदर कुछ ज्यादा ही बीजेपी को सपोर्ट कर जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना, वो कांग्रेस को सपोर्ट कर जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर सच्चाई पता लग जाए तो वो भी कांग्रेस को पसंद नहीं करेंगे, ये पक्की बात है। अब निशिकांत दुबे जी ने जीरो आर के अंदर कल एक सवाल उठाया। कल बहुत सारे उठापटक चल रही थी, तो इस वजह से हम ये वाला टॉपिक कवर नहीं कर पाए, इसलिए आज सुबह डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिका के अंदर जो यूएस एड नाम का जो इशू चल रहा है, जिसे ट्रंप ने 90 दिन के लिए बंद कर दिया है, उसमें ट्रंप ने जो बयान दिया है कि यूएस एड को $270 मिलियन अमेरिका की तरफ से मिले, और यूएस एड में ने अमेरिका की तरफ से $270 मिलियन जॉर्ज सोरोस को दिए। और जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, उसने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर हैं, उन सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को ये पैसा दिया ताकि कैसे भी करके इशू क्रिएट करवाया जा सके। और अलग अलग टाइम पर ये जो इशू क्रिएट करवाने के लिए ये पैसा दिया गया, वो पैसा जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन ने अलग अलग जगह इस्तेमाल किया। नतीजा उसका ये हुआ कि बहुत सारी जगह रजीम चेंज करने के काम किए गए, रजीम को उखाड़ फेंकने के काम किए गए। इसमें राहुल गांधी का नाम लिया और सोरोस और सोनिया गांधी का नाम आपस में जोड़ने की कोशिश करी। कलेश हुआ, और जैसे ही कलेश हुआ तो मामला जो है वो गड़बड़ हुआ। जो भी हुआ वो बात की बात है। लेकिन क्या इन्होंने जो इशू उठाया वो इग्नोर करने लायक है? आंसर है नहीं। क्या दिल्ली को ढाका बनाने के लिए ये अप्रोक्सीमेट 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे? देखो, यहीं से हमारी आज की डिस्कशन शुरू होती है कि भाई अल्टीमेटली क्या 5,000 करोड़ रुपए बनाकर दिल्ली को ढाका बनाने की कोशिश की जा रही थी? तो इसे हमें समझना होगा कि असलियत में खेल क्या है। और अगर ये खेल समझ गए तो हम निर्णय पर पहुंचेंगे, जिस निर्णय पर पहुंचेंगे वो तुम्हारा होगा। सबसे पहले समझ लीजिए यूएस एड क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब नाम से कितना अच्छा लग रहा है कि पूरी दुनिया की प्रगति करने के लिए, पूरी दुनिया की तरक्की करने के लिए इंटरनेशनल एड, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो डॉलर बांटेगा। अब जैसे ही वो डॉलर बांटेगा तो ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में पर्यावरण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर हेल्थ से लेकर जहां जहां पर भी पैसे की जरूरत होगी, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो डॉलर्स बांटना शुरू करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये शुरू किसने किया? 1961 के अंदर जॉन एफ कैनेडी ने शुरू किया। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स लगातार इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता रहा। लेकिन देखने में तो कितना अच्छा लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए पैसा इस्तेमाल होगा, लेकिन सच्चाई ये है, ये पैसा इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए कम, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो पावर दुनिया भर में है उस चीज उसको बढ़ाने के लिए, और जो सरकार या जो भी ग्रुप और या ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दे, या उसके कामों से यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरा मानना है, ऐसी सिचुएशन में, मेरा नहीं पूरी दुनिया का मानना है कि ऐसी सिचुएशन में यूनाइटेड स्टेट्स उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ षड्यंत्र करता है, उस देश के खिलाफ षड्यंत्र करता है, उस सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करता था, और उस सरकार को उखाड़ फेंकने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। यानी ये 1961 से क्यों शुरू हुआ? 1961 के अंदर कोल्ड वॉर अपने पीक पर था, और कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में हुआ ये था कि उससे पहले 1947 में एक मार्शल प्लान आया। जॉन मार्शल नाम का बंदा था जिसने ये मार्शल प्लान बनाया, और 13,000 मिलियन डॉलर का ये प्लान था, यानी 13,000 बिलियन डॉलर का ये प्लान था। यानी कि अप्रोक्सीमेट जो है वो $1.3 ट्रिलियन अमेरिका ने छाप डाले खर्च करने के लिए
और पूरी दुनिया के देशों को कहा कि तुम्हारे को अपने देश में तरक्की करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, मेरे से पैसा ले जाओ, जितना ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उधार ले जाओ, जब पैसा वापस हो करना हो तब कर देना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस मार्शल प्लान का असर हुआ कि दुनिया के अलग अलग देश और खासकर यूरोप के जो देश थे, यूरोपियन रिकवरी प्लान के अंडर में यूरोप के जो देश थे वो अमेरिका के कंट्रोल में अमेरिका के कर्ज तले दबते चले गए और अमेरिका के कंट्रोल में उनकी इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी, खासकर मेनली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी अमेरिका के कंट्रोल में स्टेब्लिश होनी शुरू हो गई। अब उससे अमेरिका को काफी फायदा हुआ। लगभग लगभग 10 देश नाटो में शामिल हो चुके थे, 12-13, और यूनाइटेड स्टेट्स को सोवियत यूनियन के अगेंस्ट लड़ने में फायदा होने लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट तब शुरू होता है जब 1961 के अंदर ये यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टार्ट की गई टूल, और उस टाइम पर पैसा रखा गया और ये कहा गया कि जिस भी देश को अपने देश में जिस भी देश को अपनी डेवलपमेंट करनी है वो हमारे पास आए और पैसा लेकर चला जाए। और साथ साथ इन्होंने, पहले तो कोई देश आए या ना आए वो एक अलग मैटर है, साथ साथ इन्होंने फिर दूसरा तरीका निकाला, क्योंकि सोवियत यूनियन उन देशों को पैसा लेने से मना कर रहा था। तो यूएस एड के थ्रू इन्होंने पैसा निकाला कि असलियत में ये अब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दूसरी चीजों पर डेवलपमेंट करने की जगह एक गुडविल जेस्चर अपनाएंगे। और गुडविल जेस्चर अपना कर क्या किया जाएगा कि इन पैसों को, मतलब अलग अलग जगह जाकर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, चर्च और भी दूसरा जो भी पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम आने वाली चीजें हैं उन सब में खर्चा करेंगे। यानी एनजीओ चलाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, और जो भी उनके डेवलपमेंट के लिए काम हो सकता है वो काम करवाया जाए। देखने में बड़ा अच्छा है, बहुत लाजवाब है, सोना सोना गुडी गुडी टाइप का है कि इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है और इतना बढ़िया, और अमेरिका इतना बढ़िया देश है कि पैसा खर्च करता है। लेकिन हुआ ये कि अमेरिका इस चीज का इस्तेमाल कैसे करता था 1961 में। याद करो 1961 में अमेरिका यहां पर सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए इन पैसों को इस्तेमाल करने लगा। यानी एनजीओ बनाकर, अगर अमेरिका को लगता है कि यहां ये फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए या ये यहां इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, तो वहां पर एनजीओ बनाएगा, और उस एनजीओ वो वहां पर कोई भी एनजीओ जो एस्टेब्लिश्ड होगी वो एनजीओ वहां पैसा खर्च करेगी, वो एनजीओ वहां प्रोटेस्ट करेगी, वहां रोकेगी, वहां कुछ भी करेगी और सिचुएशंस को टर्न अराउंड कर देगी, और सरकार के अगेंस्ट, सरकार के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करेगी कि अगर वहां पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो प्रोजेक्ट बंद हो जाए। क्या इंडिया में एग्जांपल है? तो हाँ है। साउथ कोरिया की कंपनी आई थी पॉस्को, वो स्टील कंपनी थी, और वो पॉस्को कंपनी जो है भारत में 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही थी 2001 में। वहां पर टर्टल कछुओं के नाम पर और न जाने कितने सारे शोर शराबे ड्रामे के नाम पर एनजीओ खड़े हो गए, वहां के आदिवासियों को भड़काया और ये कहा कि तुम्हारी मछली खा जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कछुए मर जाएंगे और न जाने क्या क्या। नतीजा उसका ये कि कोर्ट, पहले तो प्रोटेस्ट किए, प्रोटेस्ट के बाद कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी के बाद सरकार, सरकार के ऊपर दबाव। हालत ये थी कि जो 2001 के अंदर भारत में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा था 50,000 करोड़ रुपीस का, उसको रुकवा दिया गया। वो पॉस्को नाम की कंपनी इंडिया में मुकदमेबाजी में इतना फंस गई कि 18 साल बाद वो साफ कहती है कि अच्छा हमें माफ करो, हम चलते हैं, हमारे बस की इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना नहीं। और इंडिया के अंदर, खासकर उड़ीसा के अंदर, जहां पर महानदी के मुहाने पर जो वो हार्बर बनना था, पॉस्को पोर्ट बनना था, इन्वेस्टमेंट होना था, वो इन्वेस्टमेंट रुकवा दिया गया और पॉस्को हाथ जोड़कर चली। इसी तरीके से कॉपर स्टरलाइट नाम की एक कंपनी होती, उस कॉपर स्टरलाइट के अगेंस्ट इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया कि वो कॉपर स्टरलाइट कंपनी बंद हो गई। इंडिया नेट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर होता था और एक्सपोर्टर ऑफ कॉपर होता था, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि उस कंपनी को बंद करवा दिया गया। इंडिया एक्सपोर्टर से बन गया इंपोर्टर, और जैसे ही वो इंपोर्टर बना तो इंपोर्टर बनने के बाद इंडिया किससे वो कॉपर मंगाने लगा? 2001 या 2 के आसपास वो कॉपर स्टरलाइट बंद हुआ था, और सारा कॉपर अब पाकिस्तान से आने, और पाकिस्तान से 20 साल के अंदर अप्रोक्सीमेट 200 या 300 बिलियन डॉलर का कॉपर मंगा लिया, सॉरी 1 ट्रिलियन डॉलर का कॉपर मंगा लिया गया। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, कहां तो इंडिया एक्सपोर्ट करता और अपने 1 ट्रिलियन डॉलर बचा लेता है।
लेकिन इंडिया ने $1 ट्रिलियन बचाने की जगह वो पैसा 20 साल के अंदर खर्च कर दिया कॉपर मंगाने के लिए, और वो सारा पैसा अलग अलग तरीके से पाकिस्तान पहुंचा। और पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसका बेनिफिट क्या हुआ, पाकिस्तान ने उससे प्रॉफिट जो कमाया, उसके बाद तो आपको पता ही है पाकिस्तान क्या काम करेगा। तो यानी यहां पर और इसके पीछे भी पॉसिबली वो यूएस एड ही थी, यानी वही यूएस एड जो थी अलग अलग जगहों पर खड़ी हुई थी, चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट है चाहे कहीं पर। इससे बड़ा खेल क्या था? ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा खेल है मदर टेरेसा वाला। मदर टेरेसा और मदर टेरेसा जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे आदिवासी और गरीब इलाका, खासकर गरीब पिछड़े इलाकों में और सबसे ज्यादा आदिवासी इलाकों में जा जाके काम करते हैं, वहां की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करते हैं। और असर यह है कि 2001 के अंदर, 2011 के अंदर, 1 के अंदर जो पॉपुलेशन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन होती थी अरुणाचल प्रदेश में, आजकल वो सारी पॉपुलेशन सिख पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके चर्च हैं, वहां पर उनके स्कूल्स हैं, वहां उनके हॉस्पिटल्स हैं, वहां उनका हर वो चीज है जो उनकी लाइफ को इंपैक्ट कर सकता है। वहां उनको टाइम टू टाइम स्टडी करवाई जा रही है और बताया जा रहा है कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, तुम्हारे जो बाकी भगवान हैं ये किसी काम के नहीं। नागालैंड देख लीजिए, मणिपुर के अंदर कुकी मूवमेंट देख लीजिए, मिजोरम को देख लीजिए। अब आप सोचकर देखिए, अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तक जो है सारे के सारे आदिवासी जितने भी थे वो क्रिश्चियन हो चुके हैं। और वही मिजोरम का जो प्रधान वो मुख्यमंत्री है, वो अमेरिका में बैठ के 4 सितंबर 2023 को एक कॉन्फ्रेंस के अंदर कहता है कि हम अब मेजोरिटी में आ गए हैं तो हम एक जोलैंड की मांग करते हैं। जोलैंड, अब आप सोचिए यही तो यूएस एड है। अब ये जोलैंड की मांग करते हैं तो इसका मतलब क्या, ये जो जोलैंड है, यहां चिन प्रांत के अंदर जो आदिवासी जो क्रिश्चियन हो चुके हैं, बांग्लादेश के कुछ आदिवासी जो क्रिश्चियन हो चुके हैं, इंडिया के ज्यादातर मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी जो क्रिश्चियन हो चुके हैं, इन सबको मिला के क्रिश्चियन स्टेट बना दिया जाए। याद कीजिए मई 2024 के अंदर शेख हसीना भी तो यही कह रही थी। अब आप सोचो, यही तो यूएस एड है। यही यूएस एड नेपाल के अंदर कहता है कि आप हिंदू नहीं है, आप एथीस्ट बनो। पहले एथीस्ट बनो, जब वो एथीस्ट बन जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे उनको कहा जाएगा आप क्रिश्चियन बन जाओ। यूएस एड। अब आप अंदाजा लगाइए, ये यूएस एड जो है वो कन्वर्जन का काम करवा के डेमोग्राफी चेंज कर रही है। ये यूएस एड जो है, अब यहां क्या इतना ही है? नहीं, अरे भाई सीधी सी बात है, मणिपुर के अंदर कुकी जो रिबेल्स खड़े हो गए हैं, यहां मूवमेंट खड़ा हो गया है, और वहां पर जो स्टार लिंक का सैटेलाइट मिलता है, सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम मिलता है, और उससे बड़ी बात जो स्टारलिंक का इंटरनेट फैसिलिटी मिलती है, वो तो एक अलग मैटर है। वहां कुकी सारे क्रिश्चियंस हैं, और वो जिस तरीके से मैतीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं उसका मामला अलग है। सोचकर देखिए कितना खतरनाक मामला होगा, और इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। और वहां पर क्रिश्चियन पास्टर्स देखे जाते हैं, वो हथियार दे रहे हैं और सब चीजें दे रहे हैं। उन क्रिश्चियन पास्टर्स के पास इतना पैसा कहां से आ जाता है? पादरियों के पास इतना पैसा कहां से आ जाता है? यूएस एड। इंडिया को, अमेरिका को समझ में आया कि इंडिया काबू में नहीं आ रहा, मणिपुर में आग लगा दो। यूएस एड। शेख हसीना साफ मना कर देती है कि हम पाकिस्तान अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, हम सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं देंगे। वही यूएस एड एनजीओ को बोलता है अच्छा इसको सबक सिखाना जरा। एनजीओ स्टूडेंट को भड़काती है, स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा हो जाता है, शेख हसीना को भागना पड़ जाता है। यूएस एड। श्रीलंका के अंदर राजापक्सा सरकार चाइना की तरफ ज्यादा थी, इंडिया फिर भी उससे हैंडल कर रहा था, लेकिन एकदम से एक अपराइजिंग होता है, और जैसे ही वो अपराइजिंग होता है, वो राजापक्सा को, गोटाबाया राजापक्सा को भागना पड़ता है। किसके दम पे वो प्रोटेस्ट होते हैं? यूएस एड। इमरान खान अमेरिका के अगेंस्ट जा रहा होता है, इमरान खान अमेरिका की ज्यादा बातें नहीं मानता, और हालत ये होती है कि इमरान खान जब रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है, तो इमरान खान एक दिन पहले 23 फरवरी 2022 को पुतिन के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवाता है। अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होता। 2022 के अंदर ये होता है, 2023 के अंदर इमरान खान को लात मार के, 2022 अक्टूबर 2022 में ही इमरान खान को लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। इमरान खान को लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। इमरान खान कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट ऐसे शुरू होते हैं और पूरी की पूरी आर्मी से लेकर सब चीजें इमरान खान के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है।
कहां से आया पैसा? यूएस एड। इंडिया में देखो अन्ना हजारे मूवमेंट, अरे 10-10 20-20 रुपए लेके थोड़ा ना खड़े होते थे ये लोग। 10-10 20-20 रुपए के चंदा से ही है वहां के बिजली का बिल ना दिया जाए। इतना पैसा आया कहां से? सोचकर देखो, 4 अप्रैल 2011 को जब अन्ना हजारे अनशन करने बैठते हैं तो 50 बंदे होते हैं, 150 मीडिया वाले। 150 मीडिया वाले कहां से आए? एकदम से 150 मीडिया वाले, अन्ना हजारे को कोई जानता ही नहीं, एकदम से कवर करने पहुंचे हुए हैं और सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे कवर कर रहे हैं कि अभी अन्ना हजारे हगने गए हैं, अभी मूवने गए हैं। उस मीडिया के पास इतना पैसा, मतलब इतना टाइम कहां से आ गया कि एक आंदोलन को कवर करने के लिए खड़े हुए हैं, और उस आंदोलन को जो छोटा सा 50 लोगों से शुरू हुआ था पूरे हिंदुस्तान का मूवमेंट बना के खड़ा कर दिया और केजरीवाल जैसा जहरीला नाच पैदा कर दिया। यूएस एड, पूरा अरब स्प्रिंग यूएस एड, यूक्रेन यूएस एड। अब आप अंदाजा लगाइए क्या है ये यूएस एड। जिस चीज का मेंशन जो है वो निशिकांत दुबे कर रहे हैं। अब सवाल यहां से उठता है कि ये यूएस एड इंडिया के लिए कहां तक घातक थी। तो इसको समझना है तो बिल्कुल साधारण तरीके से समझिए। 2011 एक ऐसा साल था जहां पूरी दुनिया के अंदर, खासकर जिन देशों के अंदर अमेरिका को फॉलो करने वाली या अमेरिका की यस मैन गवर्नमेंट नहीं थी, उन सब में अपराइजिंग शुरू हो गई। ट्यूनीशिया से शुरू होती है, ट्यूनिस से। एक फल विक्रेता, सोच कर देखिए, एक फल विक्रेता, उसको पुलिस वाला डंडा मारता, फल विक्रेता जो है वो क्या नाम है, पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेता। अब एक आग लगाई गई, लगी पता नहीं, उसका असर होता है, पूरा ट्यूनीशिया जल उठता है। ट्यूनीशिया को देख के लीबिया जल उठता है। लीबिया के अंदर गद्दाफी मारा जाता है, ट्यूनीशिया का जो डिक्टेटर था वो मारा गया। उसके बाद वो आग होस्नी मुबारक जो सोवियत यूनियन का फ्रेंड था वहां पहुंचती है, वो मारा जाता है, वो भाग जाता है। और मुस्लिम ब्रदरहुड जो कि अमेरिका की काफी ज्यादा चहेती ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बिठा दिया जाता गद्दी पर, तो बराक ओबामा के द्वारा। लेकिन जॉर्डन के अंदर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, तो जॉर्डन को कहा तो आप तो रहिए ना, क्या दिक्कत है, आप तो हमारे भाई हैं। सऊदी अरेबिया में प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन सीरिया में प्रॉब्लम आई। इराक तो पहले ही बर्बाद कर दिया था। तो अंदाजा लगाइए, जो भी सरकार अमेरिका के अगेंस्ट थी उन सब के अगेंस्ट एक अपराइजिंग खड़ा हुआ। जो अमेरिका की बात नहीं मान रही थी उन सबके अगेंस्ट एक अपराइजिंग खड़ा हुआ, और वहां उन सरकारों को उखड़ के भागना पड़ा। सारा खेल कब का? 2011 का। अब वही 2011 का खेल जो है वो अन्ना हजारे मूवमेंट में भी खेल दिया गया। वो आके बैठ गए। इंडिया बड़ा था, मजबूत था, और इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी थी जो आरएसएस बीजेपी की फॉर्म में थी। वो एक अलग मैटर है कि जो अन्ना हजारे ने मूवमेंट खड़ा किया, उस अन्ना हजारे मूवमेंट को, जिसमें केजरीवाल खड़ा हो चुका था, उस मूवमेंट को उठाकर पटक देने का काम जो था वो इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया, वो बीजेपी और आरएसएस ने किया। ये मजबूत थे, उनके हाथों से पूरा का पूरा आंदोलन छीन के ले आए, उनके हाथों से आंदोलन छीनकर अपने पास रख लिया। लेकिन फिर भी केजरीवाल जैसा बंदा खड़ा हुआ, और केजरीवाल ने भारत की राजनीति पे क्या असर डाला? केजरीवाल ने भारत की राजनीति पे 2 असर डाले। एक, अपने आप को स्वीट टेररिस्ट कहना कि मैं अराजकतावादी हूं, मैं नार्किस्ट हूं, मैं नहीं मानता तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन। और अंदाजा लगाकर देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन से नफरत करने के नाम पर केजरीवाल 26 जनवरी से कुछ टाइम 3-4 दिन पहले, सोचिए, जहां पर हमारी सेना अपने हमारे गौरव को दर्शाती है, वहां उस रास्ते पर अनशन करने बैठ गया। मैं तो नहीं जाता, कि मैं तो नहीं जाता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तो नहीं जाता। क्या तुम पैसा खर्च कर रहे हो इस 26 जनवरी के ऊपर? मैं नहीं मानता इस चीज को। सोचकर देखो एनआरकी का लेवल, कि दिल्ली की सड़कें रोक के जिस जगह से परेड निकलनी थी, वो परेड की सड़कें निकाल के रोक के बैठ गया कि मैं तो नहीं जाता। वो तो जबरदस्ती इसको भगाना पड़ा, लात मार के कुत्तों पिछवाड़े पे, इस कुत्ते की पिछवाड़े के ऊपर लात मार के भगाना पड़ा, वरना ये तो हमारी 26 जनवरी की परेड नहीं होने दे रहा था। क्यों? क्योंकि यूएस एड इसको मिल रही थी, जॉर्ज सोरोस इसके पीछे खड़ा हुआ था। ऐसे कितने सारे काम इस बंदे ने कर रखे हैं, जो कि पूरी ताकत के साथ जो है यूएस एड, मतलब पूरी ताकत के साथ जो है वो एनआरकी फैलाने पे लगा हुआ। इसका नेक्स्ट लेवल क्या है? जब वो एनआरकी फैलाने पर लगा हुआ था, तो इसका नेक्स्ट लेवल ये निकल के आया कि जब ये पूरा सिस्टम चला, पूरी की पूरी एनआरकी चली और सब कुछ चला, ये समझिए, जब ये सब कुछ चल रहा था, आग लगी हुई थी, तूफान मचा हुआ था, तो इसका एक नेक्स्ट लेवल ये आता है।
जब ये सब चीजें चल रही थी तो भारत सरकार भी तो कुछ कर रही थी। यहाँ मोदी सरकार ने क्या, मोदी जी ने क्या काम किया? मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया। आप लोग इस चीज को शायद नोटिस करें या ना करें, इसी यूएस एड के खिलाफ मोदी जी सन 2014-15 से लड़ रहे थे। अब सन 2014-15 से जब मोदी जी लड़ रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे? उस टाइम पर FCRA एक्ट आया। पहले भी हालांकि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट जो है वो पुराने टाइम से लगातार चल रहा था, बहुत पुराने टाइम से लगातार चल रहा था FCRA एक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई FCRA एक्ट की? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के साथ अब ये क्या काम करना शुरू किया सरकार ने कि एनजीओ के ऊपर नट बोल्ट कसना शुरू किया। और वो जो एनजीओ के ऊपर नट बोल्ट कसना शुरू किया उसका असर ये हुआ कि एनजीओ से पैसा मतलब एनजीओ के पास जो ये यूएस एड से जो पैसा आ रहा था, जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से पैसा आ रहा था, उसके ऊपर ट्रैक करना शुरू किया। सोच कर देखो शाहीन बाग कहां से आया इतना पैसा, एकदम से इतना पैसा। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन किसको दे रही है? केजरीवाल को। केजरीवाल किसको दे रहा है? अमानतुल्लाह खान को। अमानतुल्लाह खान किसको दे रहा है? अपने तिबलिगी जमात को। तिबलिगी जमात किसको दे रही है? अपने एजेंट्स को बांट रही है। और इनके एजेंट्स अपनी अपनी गलियों में से निकाल निकाल के हजार हजार, 100 200 500 रुपए वाली अपनी महिलाओं को पकड़ के ले आए और ला के बिठा दिया। 500 रुपए ले लेके जो सारी रात बैठी रहती थी। पैसे बटने वाली वीडियो शेयर हुई। इसको बुरा लगता है, लग जाए, सच्चाई है। नतीजा क्या हुआ? सोच कर देखो देश के अंदर अराजकता कितनी फैल चुकी थी। सड़क बंद करके बैठ गए और पूरी सड़क इस तरीके से बंद कर ली कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई। लास्ट आगे कहां पहुंचे? दंगों में। कहां तक मामला पहुंचा? दंगों में। किस फॉर्म में? दंगों की फॉर्म में। अब आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं दंगों की फॉर्म में मामला पहुंचा आगे जाके। दिल्ली के राइट्स, फ्रस्ट्रेट हो गए थे ना दिल्ली वाले। अब आप उसके बाद देखो, उसके बाद जब वो शाहीन बाग, कोरोना आ गया, शाहीन बाग खत्म हो गया। शाहीन बाग खत्म हो गया तो किसान आंदोलन शुरू हो गया। किसान आंदोलन ने दिल्ली को 2 साल 1.5 साल तक, जिसे कहते हैं ना, ब्लैकमेल करे रखा, बाहर नहीं निकलने दिया 1.5 साल तक। जब कोरोना जब किसान आंदोलन हटा तो पहलवान आंदोलन को फ्यूल करना शुरू कर दिया। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कहां से आ रहा है ये पैसा? ये सारा यूएस एड का पैसा है। हाँ, मोदी जी ने इस चीज के अंदर ये काम किया कि इस यूएस एड के पैसे को ट्रैक करना शुरू कर दिया और साफ तौर पर ये कहा कि जो भी एनजीओ बाहर से फंड्स दे रही है उसे FCRA एक्ट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा और अपना पैसा बताना पड़ेगा 90% फंड कहां खर्च हुआ। पहले ये सारे के सारे पैसे को बांटते फिरते थे और अंधाधुंध खर्च करते रहते थे। बंद करवा दिया। अभी भी खत्म नहीं हुआ मामला। अब आप सोचकर देखो, एक दो नहीं, 2010 मतलब 2014 में जब से सरकार आई है और 2019 से 2024 के बीच में कितने सारे प्रोटेस्ट हुए जो दिल्ली के अंदर हुए। दिल्ली को घेर कर उसको चौक करके करने की तरफ बढ़े। और किसान आंदोलन को तो इस लेवल पर भड़का दिया गया था, किसानों को तो इस लेवल पर भड़का दिया गया था कि प्रधानमंत्री आवास और संसद भवन और राष्ट्रपति भवन से महज 5-7 किलोमीटर दूर तक ये तांडव करते हुए नजर आए थे और पुलिस को प्रोवोक कर रहे थे कि कैसे भी करके तुम हमारे पर गोली चलाओ और फिर हम बताएंगे। तुम हमारे पर गोली चलाओ और फिर हम बताएंगे। बिल्कुल शेख हसीना वाला मामला कि शेख हसीना को पहले मजबूर किया गया, पहले स्टूडेंट्स को भड़काया गया बिना किसी, कोई मूवमेंट नहीं, कोई मामला नहीं था उस मामले में, जो मामला नहीं था उसमें भड़काया। जब उस मामले में भड़का दिया गया जो कोई मामला नहीं था, उस मामले में शेख हसीना को भड़काया गया, उसके बाद उसे प्रोवोक किया गया कि कैसे भी तू गोली चला। पुलिस को कहा गया गोली चलाओ, पुलिस को भड़काया गया कि गोली चलाओ। पुलिस ने रो पीट के कैसे भी करके जब गोली चलाई तो उसमें कुछ मारे गए प्रदर्शनकारी, और जब वो प्रदर्शनकारी मारे गए तो अब उस प्रदर्शनकारी मारे कैसे गए इसके नाम पे शेख हसीना इस्तीफा दे, फिर स्टूडेंट खड़ा कर दिया। और वो स्टूडेंट जब खड़ा हो जाता है तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो गए कि शेख हसीना को भगा के मारने। शेख हसीना को वहां से मैदान छोड़ के भागना पड़ा। आप सोच कर देखिए, ये था यूएसए।
भारत एक बड़ा देश है, इतनी जल्दी इसको मतलब, और पैसा बहुत ज्यादा चाहिए अगर किसी को भी भड़काना भी है, कुछ भी करना है। और नेशनलिज्म यहाँ पर इतनी मजबूती के साथ है आरएसएस और बीजेपी के साथ, कि उसका वो जो यूएस एड के पास जितना, यूएस के पास जितना भी एड की फॉर्म में पैसा जॉर्ज सोरोस को दिया था, वो पैसा यहाँ कम पड़ जाता है और लोग इतना भड़कते नहीं है, लोग पेशेंस रख के सोचते हैं। लेकिन फिर भी उस सोच कर देखिए कि कितना, और दिल्ली को भड़काने के लिए जो एड दी गई, और एक नहीं 4-5 बार अटेम्प्ट किए गए हैं, 5 बार। तो वही चीज निशिकांत दुबे इस टाइम पर कह रहे हैं कि भैया इंक्वायरी करो, और उसने अच्छा अग्निवीर के अगेंस्ट भड़का दिए लोग, अग्निवीर के अगेंस्ट, कास्ट सेंसस इसी का पार्ट है, इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट आवाज उठाना कांग्रेस इसी का पार्ट है। कास्ट सेंसस, बार बार कास्ट सेंसस क्या हो रहा है, लोगों को जाति के नाम पे भड़काना, बार बार जाति के नाम पे भड़काना। और जब लोगों को बार बार जाति के नाम पे तुम भड़काओगे तो होगा क्या, जैसे जैसे तुम लोगों को जाति के नाम पे भड़काते चले जाओगे, उसका असर ये होगा कि जातियां जो हैं वो जाति के नाम पे कास्ट सेंसस की डिमांड करते चले जाओगे, तो उसके असर ये होगा कि लोगों को गुस्सा आएगा, उनको लगेगा कि हाँ उनका हक मारा जा रहा है, उनको उनके जातियों के हिसाब से पैसा, वो मतलब हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और कैसे भी करके फिर भड़क जाएंगे, और भड़केंगे तो आपस में जातियां लड़ेंगी, जातियां लड़ेंगी तो हिंदू धर्म डिवाइड होगा, हिंदू धर्म डिवाइड होगा तो नेशनलिज्म कमजोर होगा, नेशनलिज्म कमजोर होगा, राष्ट्रवाद कमजोर होगा, तो बीजेपी का बेस कमजोर होगा। और अगर जितना ज्यादा लड़ाई होगी तो उतना ज्यादा बढ़िया। उसके बाद नक्सलिज्म देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आवाज उठाना देख लीजिए, ये सब चीजें एक ही स्ट्रिंग का हिस्सा है। और इसका एक कड़ी जो है वो जैसे कि निशिकांत दुबे जी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ जाती है, लेकिन दूसरी कड़ी भी है जो केजरीवाल तक जाती है। और केजरीवाल जिस तरीके से पूरी कोशिश करके दिल्ली को बर्बाद करने और जलाने में लगा हुआ है, अगर केजरीवाल इस बार आ जाता, अगर केजरीवाल इस बार आ जाता तो गारंटी की बात है पूरी दिल्ली को ढाका की से भी बुरी हाल कर देता। लेकिन हमने बचा लिया, हमारे दिल्ली वालों ने बचा लिया, उस चीज के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। खैर, अभी हम इस डिस्कशन को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे।